Hi friends, welcome to the part 6 lecture of what to study in RBWM. So this is our module D. Module D में हम लोग देखेंगे कि हमें RBWM में क्या क्या कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो लेक्चर को. पार्ट 1 से पार्ट 5 लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का. चलिए पेज नंबर 504 निकाल लीजिए अपने मैकुलन बुक का, और इसमें नया और ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में डिफ्रेंसिएशन किया गया है. तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक बात समझा दूं कि हमारा जो ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम है इसमें टैक्स रेट तो कम है, लेकिन बहुत सारे डिडक्शन और एग्जाम्पशन को हटा दिया गया है. ये वैसे इंडिविजुअल के लिए सुटेबल है जिनके पास टैक्स सेविंग बहुत कम से कम हो. अब कौन कौन सा डिडक्शन है जो कि नए रिजिम में अलाउड नहीं है वो जरा देख लीजिए, इससे सवाल पूछा जा सकता है. तो देखिए, लीव ट्रैवल अलाउंस LTA, हाउस रेंट अलाउंस HRA, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी. और जो हमारे चैप्टर 6 से के जितना डिडक्शन थे एक्सेप्ट ATCCD को छोड़कर, जो कि पेंशन स्कीम का है उसे छोड़कर, बाकी सभी डिडक्शन को इसमें से हटा लिए गए हैं. राइट, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. फिर दोस्तों इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी हटा लिया गया है. अब देखिए, डिडक्शन जो कि अलाउ किया जाता है नए रिजिम में वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ स्पेशल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपका सेक्शन ATCCD2 में आता है, सब सेक्शन 2 है. उसके बाद दोस्तों कुछ डिडक्शन है जो कि बेनिफिट होते हैं हमारे, कुछ डिडक्शन है नए एम्प्लॉय जॉब के लिए, सेक्शन XOJJJA के अंदर आता है. ठीक है, ये सभी आते हैं हमारे. उसके बाद दोस्तों अब ज़रा देखिए कि कौन किसे बेनिफिट मिलेगा नए रिजीम से. जो नया टैक्स रिजीम आया है वो किसके लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो बेनिफिशियल होता है मिडिल क्लास टैक्स पेयर जिनका टैक्सेबल इनकम 15 लाख तक का है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है. अब दूसरा आता है ओल्ड टैक्स रिजीम. ओल्ड टैक्स रिजीम आपको हायर टैक्स रेट ऑफर करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा डिडक्शन और एग्जाम्पशन भी आता है. ये वैसे इंडिविजुअल के लिए सुटेबल है जिनके पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है. ओल्ड रिजीम का बेनिफिट क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलेगा, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, LTA HRA या दूसरे अलाउंस मिलेंगे. तो ओल्ड रिजीम से किसे बेनिफिट मिलता है, तो जो हाई इनकम अर्नर होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है. ठीक है, तो अब देखिए इंडिविजुअल जिनके पास सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो राइट रिजीम कौन सा चूज किया जाए. तो नया रिजीम बेटर होगा लो इन्वेस्टमेंट अर्नर के लिए, ओल्ड रिजीम बेटर होता है जिनके पास हाई इन्वेस्टमेंट है. कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, लोअर टैक्स रेट फॉर ऑल इनकम लेवल, हायर टैक्स डिडक्शन फॉर वेरियल एक्सपेंस, डिडक्शन तो है ही नहीं, सिंपल टैक्स फाइलिंग प्रोसेस ये भी गलत है, लोअर टैक्स लायबिलिटी फॉर इंडिविजुअल विद मिनिमम इन्वेस्ट ये बिल्कुल सही है. अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, बहुत कम है, तो उनके लिए लोअर टैक्स लायबिलिटी मिलता है. इनमें से कौन सा डिडक्शन को अलाउ नहीं किया जाता नए टैक्स रिजीम में, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी गलत है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी को नहीं अलाउ किया जाता. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन स्कीम ये सही है. ये हमारा एग्जाम्पशन था, आपको पता होगा. इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ओल्ड टैक्स रिजिम से बेनिफिट लेंगे, यंग प्रोफेशनल विद लो सैलरी या नो इन्वेस्टमेंट ये गलत है, हाई इनकम अर्नर विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग स्कीम ये सही है. अब देखिए, यदि आपने टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तब तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेहतर है. क्या बेस्ट तरीका है डिसाइड करने का कि आपके लिए कौन सा रिजिम बेटर है, तो चूज़ द रिजिम विद लोअर ओवरऑल टैक्स रेट गलत, कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ रिजिम एंड चूज़ द वन विद लोअर टैक्स अमाउंट बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है. क्या टैक्स पेयर स्विच कर सकते हैं नए और टैक्स रिजिम में, तो हाँ स्विच कर सकते हैं हर एक साल में बेस्ड ऑन दियर सर्कमस्टांस. अब हम लोग पेज नंबर 510 पे आते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ATC और सेक्शन ATC के बियॉन्ड कौन कौन सा टैक्स सेविंग स्कीम है हमारे पास, टैक्स सेविंग ऑप्शन है. आइए जरा उस पर प्रकाश डालते हैं. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा ATD है. ATD होता है हमारा किसके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाता है. तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपने लिए पे करते हैं, अपने वाइफ के, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, या डिपेंडेंट पेरेंट के लिए अंडर 60 ईयर, तो अप टू 45,000. ठीक है, तो वो उसको क्या है, आप ATD के अंदर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा अच्छा, और फिर यदि मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, और यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो 50,000 का आप क्लेम कर सकते हैं. अब सेक्शन 24 और सेक्शन 80 भी है जो कि ATC के अलावा टैक्स डिडक्शन का अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. 24 में क्या है कि आपने जो होम लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे किया, जितना इंटरेस्ट आपने पे किया उसमें 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं. और सेक्शन 80 क्या है कि जो फर्स्ट टाइम होम ऑनर है उनको 2.5 लाख का दिया जाता है लिमिट इंटरेस्ट का टॉपअप, समझे. तो ये फ़ायदा है सेक्शन 80 के अंदर. अब देखिए होम लोन का कंबाइंड बेनिफिट क्या होता है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C.
अप टू 1.5 लाख। यानी कि आप देखिए 80 ये होम लोन का कंबाइंड बेनिफिट क्या है कि यदि आपको प्रिंसिपल जो आपने पेमेंट किया है उसको उस पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, राइट। तो ये 1.5 लाख तक का लिमिट में आप ऐसे ले सकते हैं। और जो इंटरेस्ट पोर्शन है EMI का उसको भी आप सेक्शन 24 या सेक्शन 80E के अंदर, डबल ई अलग है और सिंगल ई अलग है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ EMI को भी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 और सेक्शन 80E के अंदर। 80E है हमारे फर्स्ट टाइम होम ऑनर के लिए और 24 सबके लिए है। 80E क्या है? एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, यानी कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है एजुकेशन लोन पे उस पर 80E के माध्यम से आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए कोई सवाल कर लिया जाए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D? सेक्शन 80 के अंदर 50, मान लीजिए कि डिपेंडेंट पेरेंट अंडर 60 है तो 50,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना एडिशनल होम लोन इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E? तो 2.5 लाख तक का आप होम लोन का इंटरेस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E के अंदर। कौन सा सेक्शन अलाउ करता है टैक्स डिडक्शन ऑन द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द होम लोन? तो उसको हम लोग सेक्शन नंबर बताइए, सेक्शन 80C बोलते हैं, राइट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर टैक्स डिडक्शन लेना है तो सेक्शन 80C का हेल्प लीजिए। किस सेक्शन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो भी आप इंटरेस्ट अपने एजुकेशन लोन पे कर रहे हैं? तो सेक्शन 80E के अंदर। सेक्शन 80E इसका सही जवाब है। कौन बेनिफिट सबसे ज़्यादा करता है टैक्स डिडक्शन जो कि लिखा गया है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जिसका बहुत ज़्यादा जिसका होम लोन है, मेडिकल इंश्योरेंस है और एजुकेशन लोन है। अब आप LTCG पे आ जाइए। LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले आप ये समझना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब कि एसेट जो कि हमने STCG से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया है। तो होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है LTCG का, वो देख लीजिए। वो हो सकता है मान लीजिए लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या हाउस प्रॉपर्टी है तो इसके लिए 24 महीना हो सकता है या उससे ज़्यादा। और यदि मान लीजिए कि आपका जो कैटेगरी एसेट क्लास है वो इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो यहाँ पे 12 महीना से ऊपर में भी चलेगा, समझे। बाकी एसेट के लिए 36 मंथ और मोर। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपका एसेट क्या है। एसेट यदि लैंड बिल्डिंग है तो उसके लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो यदि 24 महीना से ज़्यादा है तो आपका LTCG में आ जाएगा। यदि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी, इक्विटी MF है 12 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग है तो भी हमारा आ जाएगा इसमें। और यदि बाकी एसेट है तो 36 महीना। तो याद रखिए 24, 12, 36 जो हमारे इनहेरिटेड एसेट है उनका होल्डिंग पीरियड जो प्रीवियस ऑनर का है वो कंसीडर करते हैं। यदि हम बात करें बोनस और राइट शेयर की तो होल्डिंग पीरियड अलॉटमेंट डेट से शुरू होता है। होल्डिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट। कुछ की टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है एसेट को बेचने के बाद उसको हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि जो हमारा एसेट का ओरिजिनल परचेज प्राइस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी जो हमें खर्चा हो रहा है एडिशन टू, मान लीजिए कि हमें एसेट में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ अल्ट्रेशन लाना है, उसमें जो खर्चा हो रहा है उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। फुल वैल्यू कंसिडरेशन का मतलब कि हम एसेट को बेच रहे हैं तो हमें कितना अमाउंट मिल रहा है। एक होता है हमारा COI होता है हमारा ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, और एक होता है हमारा COI एक्सपेंस फॉर एडिशन और अल्ट्रेशन टू द एसेट। एक होता है हमारा इंडेक्स कॉस्ट, तो जो कॉस्ट हमने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया है CII के माध्यम से, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के माध्यम से, उसको इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब देखिए सवाल है कि कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक होता है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें क्या करना है आपको, जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दीजिए, उसमें से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। इसको समझिए कि आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये जो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन है वो तो आपका सेलिंग ही है, प्राइस ही है ना, कि आपने बेचा तो आपको कितना अमाउंट मिला, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका खर्चा लगा और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस कर दिया तो STCG मिल जाएगा। LTCG निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको इंडेक्सेशन करना पड़ता है, इंडेक्स कॉस्ट देखना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था इंडेक्सेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन तो वही लेंगे, एक्सपेंसेस ही वही लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे। अब देखिए ये जो इंडेक्सिंग होता है ना, इंडेक्सिंग के कारण क्या होता है कि कॉस्ट बेस बढ़ जाता है, चाहे आपका कॉस्ट बेस एक्विजिशन का हो या कॉस्ट बेस आपका इंप्रूवमेंट का हो। LTCG कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सिंग करना बहुत जरूरी है, और कैसे इंडेक्सिंग करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कैपिटल गेन अमाउंट कम होता है और पोटेंशियली आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। पहला सवाल है कि एक इंडिविजुअल ने शेयर खरीदा था 1 साल पहले, तो कितना लंबा वो उसे होल्ड करे ताकि LTCG ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड हो। तो मैंने बताया था कि शेयर के लिए जो आपका है वो है आपका 12 महीना से ऊपर, ठीक है। तो आपका 12 मंथ करेक्ट है। इनमें से कौन सा फुल वैल्यू कंसिडरेशन के लिए इंक्लूडेड होगा फॉर LTCG टैक्स पर्पस, ओनली द इनिशियल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, गलत। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग द एसेट, बिल्कुल सही। फुल वैल्यू कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आपने उस एसेट को बेच दिया तो आपको कितना पैसा मिला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग का पर्पस क्या है कि हम जो इन्फ्लेशन है उसके लिए एडजस्ट, क्योंकि देखिए एलटीसीजी लंबे अवधि के लिए आप एसेट को होल्ड करते हैं तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो होगा ही होगा, तो उसी इफेक्ट को एडजस्ट करने के लिए और टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए हम इंडेक्सिंग का काम करते हैं। सवाल है कि होल्डिंग पीरियड क्या होता है इनहेरिटेड एसेट का और रेगुलर परचेज का, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए होल्डिंग पीरियड जो होता है ना प्रीवियस ऑनर का, उसको हम लोग एलटीसीजी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट टिपिकली है शॉर्टेस्ट होल्डिंग पीरियड? लैंड इनकरेक्ट, इक्विटी शेयर करेक्ट, 12 महीना होता है, ठीक है एलटीसीजी। अब बात करते हैं हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट इन इंडिया गिफ्ट एंड टैक्स इम्प्लीकेशन। तो गिफ्ट में क्या क्या आ सकता है? तो गिफ्ट या तो पैसा हो सकता है या प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि हम किसी से रिसीव कर रहे हैं बिना किसी पेमेंट का। कंसिडरेशन का मतलब पेमेंट होता है। तो टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का गिफ्ट है और इसका वैल्यू कितना है। तो गिफ्ट का कैटेगरी की बात करें, ये पिछली बार सवाल पूछा गया था, तो मॉनेटरी गिफ्ट हो सकता है जिसमें कैश चेक आ सकता है, कुछ मूवेबल गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट होते हैं बिना कंसिडरेशन के, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट होते हैं एट रिड्यूस प्राइस, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट होते हैं विदाउट कंसिडरेशन एंड कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट होते हैं रिड्यूस प्राइस। ये 5 तरह के गिफ्ट होते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मॉनेटरी गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन एट रिड्यूस प्राइस, और थर्ड कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट, और पांचवा कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट एट रिड्यूस प्राइस। तो ये जो हमारा जो मॉनेटरी गिफ्ट पे टैक्स होता है, देखिए यदि गिफ्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का है ना एक साल में, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर रेसिपिएंट इनकम। ये सारे मॉनेटरी गिफ्ट के लिए अप्लाई होता है जो कि हम उस साल में रिसीव किए हैं, जिसका कुमुलेटिव वैल्यू बोलते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि गिफ्ट हमारा 50,000 से ज़्यादा का है एक साल में, वो टैक्सेबल होता है रेसिपिएंट इनकम पे। ये सारे मॉनेटरी गिफ्ट के लिए अप्लाई होता है जो कि उस साल के अंदर मुझे मिला है, ठीक है। तो बेसिक से याद रहेगा, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो वो टैक्सेबल है, इट अप्लाई टू ऑल मॉनेटरी गिफ्ट। अब एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफाइड रिलेटिव से हमें गिफ्ट मिला है, जैसे पेरेंट के द्वारा या स्पाउस के द्वारा, चिल्ड्रन के द्वारा, ये इनको टैक्स एजम्पशन दिया गया है। और मान लीजिए कि मैरिज के लिए गिफ्ट मिला है, उनको भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक एजम्पशन दिया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड का, बिल्डिंग का, इनमें स्टाम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन होगा। गिफ्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी का रिड्यूस प्राइस में, तो उनको टैक्स किया जाएगा डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है रिड्यूस प्राइस में, तो उनको जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है और जो रिसीव्ड अमाउंट है उसके बीच का जो है डिफरेंस में, मतलब आप प्राइस कम कर दिया। रिड्यूस प्राइस में तो होता है ना कि आपने किसी से लिए कम दाम पे लिए, तो जो डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू और रिसीव्ड अमाउंट का, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उस पर टैक्स लगेगा, समझे। तो किस पे टैक्स लगता है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर से रिकॉल कर लिए आप, तो 50,000 के ऊपर का गिफ्ट है तो टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। यदि हमारे किसी स्पेशल ब्लड रिलेशन से मिल रहा हो, स्पेसिफिक रिलेटिव से मिल रहा हो, मैरिज के लिए मिल रहा हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो जो डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू और रिसीव अमाउंट के बीच के डिफरेंस का आपको टैक्स लगेगा। सवाल है कि एक इंडिविजुअल को कैश गिफ्ट मिलता है 70,000 का एक दोस्त के द्वारा, क्या इस गिफ्ट का कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होगा? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि कोई सारे कैश गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्स से, गलत है। यस द इंटायर 70,000 विल बी टैक्स, ये गलत है। मैंने क्या बताया कि जो 50,000 के ऊपर जो अमाउंट रहता है वही टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 20,000 जो अमाउंट है, 50,000 के ऊपर 70,000 में कितना है, 20,000 है, उस पर ही टैक्स लगेगा। अगला सवाल है कि किसे एग्जम्पशन मिलता है टैक्स पे करने से गिफ्ट जो उनको मिलता है। अ पर्सन, ऑप्शन ही कह रहा है पर्सन रिसीविंग अ कैश गिफ्ट ऑफ ₹25,000, गलत। अ पर्सन रिसीविंग अ कार वर्थ ₹5 लाख एज अ वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेरेंट, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ये एक तरह का कॉम्पेंसेशन होता है, गिफ्ट नहीं माना जाता है। कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि किसी गिफ्ट या मान लीजिए कोई चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गिफ्ट का, जैसे ज्वेलरी हो गया। तो पहला कह रहा है कि गिवर और रिसीवर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये गलत है। किस पर्पज़ के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है, ये भी गलत है। क्या गिफ्ट को रिसीव किया जा रहा है बिना कंसिडरेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन फैक्टर डिसाइड करता है कि हमको टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं है, वो इस बात पे है कि जो गिफ्ट दिया जा रहा है उसमें कुछ पैसा भी तो है या नहीं है, राइट। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी में यदि आपका रिड्यूस अमाउंट पे हो रहा है, तो जो आपका डिफरेंस है रिसीव अमाउंट में और फेयर मार्केट वैल्यू में, उतना पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा सही है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि लैंड बिल्डिंग का गिफ्ट हो, दे आर ऑलवेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये गलत है। दे आर ऑटोमेटिकली टैक्स एट फिक्स रेट, ये भी गलत है। उनके पास स्टाम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन होता है, ये सही है। क्या बेस्ट तरीका डिटरमाइन करेगा कि किसी गिफ्ट जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। तो आप सभी गिफ्ट को टैक्सेबल मान लीजिए और टैक्स प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए, गलत। आप टैक्स इम्प्लीकेशन को इनकरेज कीजिए स्मॉल गिफ्ट के लिए और केवल लार्ज सम के बारे में वरी कीजिए, ये भी गलत है। आप जनरल रूल को समझिए, एक्सेप्शन को समझिए और एक टैक्स ऑप्शन, यस ऑप्शन सी करेक्ट है।
अब ट्रेड्स की बात करते हैं, TREDS क्या, और मैं आपको SGB के बारे में भी समझाऊंगा। SGB होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, TREDS होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये इनिशिएट किया गया था RBI के द्वारा। पेज नंबर में आपको 586 देखेंगे, उसमें लिखा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, 2016 में इसे लॉन्च किया गया। इसके लेजिस्लेशन की बात करें तो हमारा PSS एक्ट 2007 है। PSS क्या होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि MSME को फैसिलिटेट करता है, जिनको पेमेंट मिलता है कॉर्पोरेट से, खासकर इन कैश रिसीवेबल एंड एलिमिनेट क्रेडिट रिस्क कम करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में ट्रेड्स को लॉन्च किया और इसके लेजिस्लेशन PSS एक्ट होते हैं। ये MSME की रिसीवेबल पेमेंट को फैसिलिटेट करता है कॉर्पोरेट से, ठीक है, प्रॉम्प्टली इन कैश रिसीवेबल एंड एलिमिनेट क्रेडिट रिस्क। अब देखिए इसके पार्टिसिपेंट MSME सेलर होते हैं, कॉर्पोरेट बायर होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, बैंक, NBFC फैक्टर होते हैं। इसके बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 13,400 करोड़ हो गया 21-22 में, फ्रॉम 6,500 करोड़ इन 2021। अब SGB की बात करते हैं तो SGB का नेचर क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि ग्राम ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड है। इसका पर्पज़ है कि हम फिजिकल गोल्ड की जगह सब्सिट्यूट ऑफर करता है। इसके इशूअर RBI होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों आप क्या करते हैं कि इशू प्राइस कैश में पे करते हैं और बॉन्ड रिन्यूएबल होता है कैश में। एडवांटेज की बात करें कि आपके पास जो है क्वांटिटी ऑफ गोल्ड प्रोटेक्टेड रहता है, ये स्टोरेज रिस्क और कॉस्ट को एलिमिनेट करता है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू को एज्यूर किया जाता है मैच्योरिटी पे, और पीरियडिकल इंटरेस्ट आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट 2.5% होता है, जिसको सेमी एनुअली पे किया जाता है, और ये जो 2.5% है वो आपका पर एनम होता है। फिर दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें, जो भी भारतीय निवासी हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या हमारे HUF हो या ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, माइनर वाया गार्जियन, ये सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। डिनोमिनेशन की बात करें तो 1 ग्राम का मल्टीपल होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1 ग्राम करना ही करना है। सब्सक्रिप्शन लिमिट की बात करें तो 4 kg होता है इंडिविजुअल के लिए, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 kg आप कर सकते हैं HUF और इंडिविजुअल मिलके, और 20 kg होता है ट्रस्ट के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 4 kg और कितना है 20 kg, याद रहेगा। चलिए ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है एज पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। रिपेमेंट की बात करें तो इशू डेट से 8 साल में आपको रिपेमेंट करना है, रिपे कर दिया जाएगा। प्री मैच्योर रिडेम्पशन परमिट किया गया 5th ईयर से, मतलब ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। देखिए सिंपल सी बात है कि आपको यदि उसे रिडीम करना है तो 8 साल के बाद आप फुल्ली रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 5 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट डेट में ही ये इसका रिपेमेंट पॉसिबल है। कोलेटरल की बात करें तो बैंक के द्वारा लोन के लिए एलिजिबल होता है, मतलब इसको गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, NBFC लोन ले सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एग्जाम्प्टेड कैपिटल गेन ऑन रिडम्पशन, नो TDS है, कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए रिसेंट इश्यूएंस डिटेल देखिए, आपको 2021-22 के बारे में डेटा दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन पीरियड कब था, सेटलमेंट डेट कब हुआ, इशू प्राइस कितना का हुआ, ऑनलाइन डिस्काउंट कितना मिला, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ सवाल कर लिया जाए। पहला सवाल है कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का प्राइमरी पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन कर रहा है टू फैसिलिटेट MSME फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज, बी कर रहा है इंश्योर टाइमली पेमेंट एंड एलिमिनेट क्रेडिट रिस्क फॉर MSME, बिल्कुल सही बात है। प्रमोट डिजिटल पेमेंट, गलत। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर MSME, ये भी गलत है। SGB को कौन इशू करता है भारत में, पहला कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यस करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। RBI से इशू करती है GOI के बिहाफ में। अगला सवाल है कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट कितना है इंडिविजुअल का, तो वो कितना है बताइए। वो हमने अभी बताया था 4 kg है, ठीक है। और यही ट्रस्ट के लिए पूछा जाए तो ट्रस्ट के लिए है हमारा 20 kg। उसके बाद दोस्तों परमिटेड प्रीमैच्योर रिडेम्पशन जो होता है SGB का, वो कब परमिट होता है, मैंने बताया था 5 साल के बाद परमिटेड होता है। SGB का जो प्रीमैच्योर रिडेम्पशन होता है दैट इज़ परमिटेड आफ्टर 5 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हमारा जो SGB होता है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। SGB पे क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, 2.5% इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है पर एनम, ठीक है। और वो क्या होता है कि हाफ ईयर मतलब सेमी एनुअली पेमेंट होता है इसका। अब हम बात करते हैं इंडियन गोल्ड कॉइन की IGC के बारे में। IGC एक इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इनिशिएटिव। इसका प्योरिटी 24 कैरेट है, 999 फाइननेस है इसका। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, MMTC क्या होता है, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग MMTC बोलते हैं। इसका डिज़ाइन की बात करें तो अशोक चक्र को फीचर करता है, भारत में इसको मिंटिंग किया जाता है। गोल्ड सोर्स की बात करें तो इसको डोमेस्टिकली मोबिलाइज किया जाता है अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम GDS एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इसके मैन्युफैक्चरर MMTC है। MMTC कौन होता है, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके गोल्ड सोर्स की बात करें, इसको डोमेस्टिकली मोबिलाइज किया जाता है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंदर और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर। इसके पर्पज़ की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड को प्रमोट करता है। सेल्स ऑथराइजेशन में RBI ऑथराइज डेजिग्नेटेड बैंक, मतलब कुछ डेजिग्नेटेड बैंक है जिनको ऑथराइज दिया गया है RBI
आरबीआई के द्वारा कि एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो इसके बारे में यही सब पॉइंट याद रखना है। एमएमटीसी जो हमारा है, ये एमटीसी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बोलते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो हमारा डेजिग्नेटेड बैंक और एमएमटीसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कुछ बैंक आईजीसी को बेचती है अपने ब्रांच नेटवर्क के माध्यम से कमीशन बेसिस पे। इसका डिनोमिनेशन 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम में अवेलेबल है। सवाल है किस स्कीम के अंदर इंडियन गोल्ड कॉइन पब्लिक तक लाया जाता है, तो उसको आईजीसी को हम लोग इंडियन गोल्ड कॉइन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मेक इन इंडिया एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। क्या प्योरिटी है इंडियन गोल्ड कॉइन का, तो ये हमारा 24 कैरेट का और 999 फाइननेस है इसका। किसे ऑथराइज किया गया आईजीसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये एमएमटीसी को ऑथराइज किया गया। एमएमटीसी क्या होता है, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन गोल्ड कॉइन पे किसका फीचर होता है, महात्मा गांधी का, इंडियन नेशनल फ्लैग का, अशोक चक्र का या इंडियन मैप का। सही जवाब है अशोक चक्र का। सवाल है कि किस डिनोमिनेशन में इंडियन गोल्ड कॉइन अवेलेबल होता है, तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। यही सब पॉइंट है जो कि की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है इंडियन गोल्ड कॉइन से रिलेटेड। आप पेज नंबर 584 पे आ जाइए। अब बात करते हैं होम लोन टैक्स बेनिफिट। तो देखिए सेक्शन 24 भी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, उसके अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 2 लाख का है 1 साल में। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया हो, पर्पस क्या हो, परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रिफाइनेंस करना। ये 3 पर्पस के लिए आप ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, परचेज के लिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रिफाइनेंस के लिए। कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए सैंक्शन के पॉइंट के अंदर, और डिडक्शन जो है परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद शुरू होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट जो होगा लैंडर के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें डिटेल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेड सब कुछ लिखा रहेगा। स्पेशल केस क्या है, रिपेयर रिन्यूएबल लोन में डिडक्शन आप 30,000 का करवा सकते हैं। जो रेंटेड या डीम्ड रेंटेड प्रॉपर्टी है तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इंटरेस्ट डिडक्शन का, और एक्रूअल बेसिस पे ये डिडक्शन है। कंस्ट्रक्शन डिले, मान लीजिए कि 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया तो डिडक्शन लिमिट 30,000 में आ जाता है। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्टेबल होता है, सब्जेक्ट टू 2 लाख रुपीज़ थ्रेशोल्ड। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि ये जो हमारा सेक्शन 24B है उसका पर्पस क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिडक्शन कब से शुरू होगा। फिर स्पेशल केस जब मान लीजिए कि रिपेयर या रिन्यूअल का लोन है तो डिडक्शन कितना लिमिटेड है। अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल रिपेमेंट है हाउसिंग लोन का, तो सेक्शन 80C के अंदर आता है, तो इसका बेनिफिट मिलता है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट भी एलिजिबल होता है, डिडक्शन अप टू स्पेसिफिक लिमिट। और एक तो हमारा फर्स्ट टाइम होम बायर है तो उनको बेनिफिट मिलता है, एडिशनल डिडक्शन मिलता है इन लोन पे इंटरेस्ट देने का फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर। कुछ सवाल कर लिया जाए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24 भी 2 लाख का होता है। किस कंडीशन के अंदर डिडक्शन जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है होम लोन में वो 30,000 में हो जाता है, 30,000 तक घट जाता है। इफ द लोन इज टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, गलत। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एक्वायर्ड, यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो डिडक्टेड अमाउंट है वो घट के 30,000 तब हो जाएगा जब जिस प्रॉपर्टी को आपने लिया है उसको आपने एक्वायर नहीं किया या कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं किया 5 साल के अंदर, मतलब लेने के 5 साल के अंतर्गत यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपका वो प्रॉपर्टी तो उस केस में 30,000 तक आ जाएगा। कितने ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को क्लेम किया जाता है डिडक्शन के रूप में, तो ये आंसर है 5 साल के अंदर। कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जो कि प्रोवाइड करता है डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन पे डिडक्शन क्लेम क्यों करना, तो सेक्शन 80C में आ जाइए। प्रिंसिपल अमाउंट पे एडिशनल टैक्स डिडक्शन कितना होता है सेक्शन 80E में, तो ये होता है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। अब आप 80E में कुछ और पॉइंट बताया जा रहा है कि इसका पर्पस तो आपको समझ में आ गया, डिडक्शन का क्वांटम 50,000 का होता है, एडिशनल बेनिफिट आपको 50,000 का मिलता है। कंडीशन क्या है कि होम लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन अप्रैल 1 एंड मार्च 31 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 50 लाख से कम हो, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है कि प्रॉपर्टी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 50 लाख, और जो होम लोन है मस्ट नॉट एक्सीड 35 लाख, ठीक है। ये भी कंडीशन है कि होम लोन का जो अमाउंट है वो 35 लाख से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 80E में भी बहुत सारा कंडीशन डाला हुआ है कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से कम हो, आपका जो होम लोन अमाउंट है वो 35 लाख से ज़्यादा ना हो, डिडक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं जब तक लोन रिपेमेंट कंटिन्यू ना हो, ठीक है। फिर जो दोस्तों डिडक्शन एप्लीकेबल तभी होता है जब फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी परचेज होता है, एप्लीकेबल होता है सेल्फ ऑक्युपाइड एंड नॉन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए। फिर अमाउंट जो क्लेम किया जाएगा सेक्शन 80E के अंदर उसको हम अंडर सेक्शन 24 के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। पहला सवाल देखते हैं इस पर कुछ, मैक्सिमम डिडक्शन कितना अवेलेबल होता है सेक्शन 80E के अंदर, तो 50,000 का। मैक्सिमम प्रॉपर्टी वैल्यू कितना होना चाहिए अंडर सेक्शन 80E, तो प्रॉपर्टी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए 50 लाख का। फिर मैक्सिमम होम लोन अमाउंट कितना एलिजिबल होता है, तो 35 लाख का। उसके बाद क्या डिडक्शन सेक्शन 80E के अंदर क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड और नॉन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन, द टैक्स पेयर मस्ट ऑन एटलीस्ट वन अदर हाउस, द होम लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन जनवरी 1, ये गलत है। फिर टैक्स पेयर मस्ट नॉट ऑन एनी अदर हाउस, हाँ ये ध्यान रखिएगा, कोई और घर नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 596 में आप आ जाइए और हम लोग अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट करने का। देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर A इंटू 1+I होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। F क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, A क्या है, एन्युटी है, पेमेंट पर पीरियड, I क्या है, इंटरेस्ट पर पीरियड, N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 1+I होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई होता है, इनको A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका यूजेस क्या, ये बताता है कि कितना, हाउ मच वुड यू हैव इन फ्यूचर बाय इन्वेस्टिंग अ गिवन अमाउंट एट स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि आज आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो फिर से फॉर्मूला याद रख लीजिए, FB बराबर A इंटू 1+I होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का हो गया। ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू क्या होता है कि हम प्रत्येक पीरियड के शुरुआत में मान लीजिए कि हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जिसको प्रीपेड बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए का फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए ये वाला पोर्शन उतना ही है, ये जो पोर्शन आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए अभी हमने देखा था ये था, बस इसको 1+I से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो पेमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पीरियड के बिगनिंग में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 का है, पेमेंट कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, 5% इंटरेस्ट है, तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे, एन्युटी ड्यू का। तो ये एन्युटी ड्यू का, क्योंकि जैसे आप ये वर्ड देखें ना कि महीने की शुरुआत में पेमेंट हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा एन्युटी ड्यू, और महीने के अंत में होता है तो वो कहलाता है, या बीच में होता है तो वो कहलाता है हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी। तो महीने की शुरुआत में हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A की जगह 1000 लिख देंगे, I की जगह हम लोग 0.05 लिख देंगे, और हमारा N हो जाएगा 5 साल। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू। अब एन्युटी टेबल एक होता है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप एक एन्युटी टेबल का हेल्प ले सकते हैं विद CVA फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सवाल है कि फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखिए, ये सवाल पिछले बार पूछा गया था, A इंटू 1+I होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो हायर पावर होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, RBWM के लिए आपको यदि प्रिपेयर करना है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना है, तो हमारा जो कैप्सूल कोर्स है उसका आप हेल्प ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एक्सेस दिस पार्टिकुलर कैप्सूल कोर्स। अब बात करें हाउ इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एन्युटी, कैसे दोनों में क्या अंतर होता है फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी ड्यू में। तो देखिए सिंपल सा आंसर यही होता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि हमारे पास जो पेमेंट होता है ना वो प्रत्येक पीरियड के बिगिनिंग में होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। यदि आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, प्रत्येक साल के शुरुआत में, और इंटरेस्ट 5 साल है, 5% है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो वही फॉर्मूला की यूज कर लीजिए। अब इस फैक्टर, ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है एन्युटी फॉर्मूला में, तो ये कंपाउंड वैल्यू फैक्टर होता है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, तो उसको CVF भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे ना कि आपको CVF लिख देगा, क्या लिख देगा, CVF, ठीक है। तो इस CVF को क्या करेंगे आप, देखिए सिंपल सी बात है, आपको यदि फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना तो CVF को मल्टीप्लाई कर दीजिए A से। ये क्या है आपका, व्हाट इज कैपिटल है, एन्युटी से। एन्युटी को यदि आप CVF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली CVF लिख देगा कि कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ये है, मतलब ये समझिए कि ये जो पूरा इतना दूर है ना, इतना दूर ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, समझे, यही होता है हमारा CVF। उसको सिंपली आपको क्या करना है, एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है और आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिए, दिस इज़ मोर देन एनफ। तो ये हमारा यही लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी JIB एस्पिरेंट तक पहुँचे। और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। नंबर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए देखा जा सकता है। धन्यवाद।